सौरभ, आप आ गए। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। रुचि अपने पति सौरभ के ऑफिस से घर पहुंचते ही कहती है, अरे हाँ, जो बात करनी है हम बाद में करेंगे। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। ऑफिस से आया हूँ थका हुआ, पहले एक कप चाय बना दो। सौरभ ने कहा, ठीक है, तब तक आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना लाती हूँ। रुचि चाय टेबल पर रख देती है। इतने में सौरभ भी आ जाते हैं। हाँ कहो, क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? सौरभ ने रुचि से पूछा। आज मेरी सहेली रमा का फ़ोन आया था। उसने हमारे अभी के लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। रमा कह रही थी अगर हम चाहें तो वो हमारी ओर से उन लड़की वालों से बात करेगी, बाद में हम देख आएंगे। मैं तो राजी हूँ, आप क्या कहते हो? चाय का घूंट भरते हुए सौरभ ने कहा, तुमको एक बार कहा समझ नहीं आता है। रवि ने साफ मना किया है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसकी इंटर्नशिप पूरी होने दो, जब वो डॉक्टर बन जाएगा लड़कियों की लाइन लगेगी लाइन। हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अरे भाई, करियर तो सेट होने दो उसका, शादी वादी तो होती रहेगी, फिर उम्र ही क्या है उसकी। सौरभ, आप समझते नहीं, मेरी सब सहेलियों की बहुएं आ गई, वे सब तो खुश हैं, बस मेरे ही बहू नहीं है। और फिर अभी अब 27 का हो चुका है, फिर कब करेंगे हम उसकी शादी? ओ, तो ये देखा देखी की आग है। हंसते हुए, रुचि, 1 साल की ही बात है, अगले साल तुम्हारे घर भी बहू आएगी, अब तो खुश। आपके लाडले से तो बात कर लो, कहीं वो घर में बहू ले आए और हमें पता भी ना चले, हमारे अरमानों पर पानी फेर दे। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे पूछे बिना ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। फिर आ रहा है वो दिवाली की छुट्टियों में, तबीयत से खबर लेना तुम उसकी। सौरभ हंसते हुए बोले, 2 महीने बाद दिवाली की छुट्टियों में अविनाश घर आया। ओ मेरा लाडला, कितना कमजोर हो गया। वो हॉस्पिटल वाले कुछ खाने को देते भी है या नहीं तुम्हें? रुचि अविनाश को गले लगाते हुए बोली, मॉम, मैं कमजोर नहीं हूँ, फिट हूँ, जिमिंग करता हूँ रोज 2 घंटे और डाइट प्लान फॉलो करता हूँ। एक डॉक्टर को हमेशा फिट होना चाहिए, क्यों डैड? अभी ने कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की नज़र है, बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, माँ को कमज़ोर ही लगेगा। सौरभ बोले, अब तू घर आ गया है तो अब कोई डाइट नहीं, मैं तुझे भर भर के खिलाऊंगी, समझा? अच्छा ठीक है मॉम। शाम को जब तीनों डिनर करने बैठे तब अभी ने कहा, मॉम डैड, लिसन टू मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं इस बार नहीं आता। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दोनों ने कहा, मॉम प्लीज़ आप पूरी बात सुने बिना रिएक्ट मत करना। बात ये है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। अगले साल जनवरी में इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे। प्रिया के मम्मी पापा रेडी है, बस आप दोनों की परमिशन चाहिए। दोनों आवाज़ से अभी को देखते रहे। बस कहा था मैंने, ये लड़का कुछ ऐसा ही करेगा, क्या क्या नहीं सोचा था इसकी शादी के लिए। सब अरमानों पर पानी फेर देगा ये लड़का। रुचि रोते हुए सौरभ पर चिल्ला रही थी, रुचि मुझे उससे बात तो करने दो। चुप रहो, क्यों बात का तमाशा बना रही हो? अभी उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी बिना जाने, घर वालों से बिना मिले हम शादी के लिए हाँ कैसे कहीं? डैड आप हाँ तो कहिए, मैं सबसे मिलवा दूंगा। आपको प्रिया और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे और वो हमारी बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं। डोंट वरी। ठीक है, अगले रविवार तुम उन लोगों को घर बुला लो, यही बात करेंगे। ओके डैड, जैसा आप कहें। रात को सोते समय रुचि ने सौरभ से कहा, आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए? आप जानते हैं मेरे क्या अरमान हैं अभी की शादी को लेकर? जानता हूँ रुचि, अगले रविवार वो लोग आ रहे हैं, हम खुलकर बात करेंगे। ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रविवार को प्रिया और उसके घर वाले अभी के घर आए। उनके स्वागत के बाद वे लोग बातें करने बैठ गए। औपचारिक बातों के बाद सौरभ ने कहा, भाई प्रिया बेटी हमें पसंद है और अभी ने बताया आपको हमारा अभी पसंद है, तो हमें बिना समय बर्बाद किए आगे की बात करें। प्रिया के पापा यश बोले, हाँ जरूर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रुचि ने सौरभ की ओर इशारा किया। सौरभ ने कहा, देखिए हमारा एक ही बेटा है, उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। उसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं
खुलकर कहिए। यश ने कहा, अभी तुम प्रिया को घर दिखा लाओ, तब तक हमारी बातें भी पूरी हो जाएगी। सौरभ ने अभी से कहा। ओके डैड, आओ प्रिया। अभी और प्रिया दोनों उठकर चले जाते हैं। देखो यशपाल और सरिता बहन जी, हम चाहते हैं आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे कहे अनुसार करेंगे। दहेज में सारा सामान हमारी पसंद का होगा। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारी बहू गहनों से लकदक होनी चाहिए, और क्योंकि हमारा अभी डॉक्टर है तो उसकी शान के लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 30 लाख तो नकदी आप देंगे ही। फिर इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता करने जा रहे हैं, ये रकम तो बहुत कम है। सौरभ रुचि की ओर देखते हुए कह रहे थे। यशपाल और सरिता दोनों मौन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। कुछ देर की चुप्पी के बाद यशपाल जी ने कहा, सौरभ जी, जितना आपने बताया उतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको अविनाश ने नहीं बताया, तो फिर ये शादी भी मुमकिन नहीं है भाई साहब। हमें हमारी बिरादरी में नाक नहीं कटवानी। रुचि ने कहा, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये बच्चों की खुशी का सवाल है। फिर मेरी 2 बेटियाँ और 1 बेटा और है। उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी कैसे करूँगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। यशपाल गिड़गिड़ाने लगे। आप हाथ मत जोड़िए, वो सब आपकी टेंशन है यशपाल जी, हमारी नहीं। देख लीजिए, आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा? सौरभ ने कहा। इतने में प्रिया और अभी भी आ गई। पापा चलें? प्रिया ने कहा। हाँ बेटा चलो। वे सब लोग चले गए। जब प्रिया और अभी को ये बात पता चली तो वे लोग बहुत दुखी हुए, और सबसे ज़्यादा अभी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा इतने लालची है। दोनों ने मन मारकर शादी से इनकार कर दिया। अभी ने अपने मम्मी पापा से कह दिया, जहाँ कहीं से भी आपको 1 रुपया और गहनों से लदी हुई बहू मिल जाए तो मुझे बोल देना, मैं उससे शादी करने आ जाऊंगा। पर एक बात याद रखना, उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, ना उसे रख सकूंगा। प्रिया की वो हालत उसके मम्मी पापा नहीं देख सके और उन्होंने शादी के लिए यहाँ कह दिया। प्रिया के खूब मना करने पर भी वे नहीं माने। उसके पापा जानते थे वो अभी से अलग कभी खुश नहीं रह पाएगी। खैर, इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही दोनों की शादी हो गई। बारातियों का स्वागत, खाना, गहने, कपड़े, नकदी तक जो बन पड़ा यशपाल जी ने कर दिया, सिवाय गाड़ी के। उन्होंने गाड़ी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। फिर अभी के कहने पर सौरभ और रुचि भी मान गए। पर रुचि और सौरभ ऐन वक्त पर महंगी गाड़ी की डिमांड पूरी न होने से चिढ़ गए थे। उन्होंने अभी के कहने पर उन्हें गाड़ी के लिए समय दिया, पर आने वाला समय प्रिया के लिए ससुराल में बुरा साबित हुआ। जब प्रिया शादी होकर पहली बार घर आई, अपनी सासू माँ का चेहरा देखकर सहम गई। उस दिन तो मेहमानों से घर भरा हुआ था। तब रुचि की कुछ सहेलियों ने रुचि को छेड़ते हुए कहा, रुचि तू बहू तो सुंदर लाई है, पर अपने अभी की शान के अनुसार ना तो शादी हुई ना ही गाड़ी आई। वही हमने तो तुझे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाई थी जिनके साथ गाड़ी भरकर सोना और दहेज आता, पर तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था। और सब हंसने लगी। इतना सुनकर तो रुचि और सौरभ का पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। वे दोनों चुप रहे। अगले दिन सब मेहमान जा चुके थे। प्रिया भी पग फेरे की रस्म कर लौट आई थी। प्रिया की आज पहली रात थी शादी की। फूलों, मोमबत्तियों और गुब्बारों से सजा उसका कमरा फ्रेशनर की खुशबू से महक रहा था। वही अभी के इंतजार में बैठी प्रिया की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। ख्यालों की दुनिया बुनते बुनते न जाने कब उसे गहरी नींद आ गई। रात को 1 बजे एक ठंडे स्पर्श से घबरा उठी। देखा तो अभी था। अभी तुम, इतनी देर हो गई इंतजार करते हुए, न जाने कब आंख लग गई। कहाँ थे तुम? आंख मलते हुए प्रिया बोली, यार पहले तो मैं मॉम, डैड, बुआ, दादी माँ, चाचा चाची के साथ बैठा था। फिर आ ही रहा था तो मेरे फ्रेंड्स आ गए। उनसे गपशप करते न जाने कब इतनी रात हुई। अभी तुमसे कुछ पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? श्योर, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। बोलो। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। मुझे मम्मी जी भी उखड़ी उखड़ी सी लगती है। क्या सच में ऐसा है? अभी तुम ना बहुत ज़्यादा सोचती हो। अगर वे तुम्हें पसंद ना करती तो अपनी बहू बनाकर घर में क्यों लाती? सब तुमको पसंद करते हैं। अभी दादी माँ, चाचा चाची, बुआ, डैड सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। और मम्मी जी वो नहीं कर रही थी तारीफ।
प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ कहा क्या मम्मी ने तुम्हें? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उनका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। फिर आज उनकी सहेलियों ने भी बहुत कुछ सुनाया था, और गाड़ी भी तो नहीं दी ना पापा ने। इनफ प्रिया, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उनकी सहेलियों की तो आदत है उनसे यूँ मजाक करने की। तुम उनके मजाक को सीरियसली ले रही हो, उनका वो मतलब नहीं था। रही बात गाड़ी की, तो तुम्हारे पापा ने बोला है ना, वो 6 महीने में दे देंगे गाड़ी। मॉम डैड इतने भी लालची नहीं है, वो एक बार में मान गए। अभी अगर ये शादी बिना दहेज होती तो पापा भी खुश रहते। न जाने कैसे उन्होंने रुपयों का जुगाड़ कर मेरी खुशी के लिए शादी की है। तो क्या तुम्हारे पापा खुश नहीं है हमारी शादी से? अभी मेरा वो मतलब नहीं था। अब उनको चिंता है कर्ज चुकाने की, सब भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई की। प्रिया, ये शादी बिना दहेज नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की परंपरा है ये। हम लड़की वालों से अगर 2 गुना लेंगे तो हमारी बेटियों को 4 गुना देंगे। हमारी खानदान की शान है ये। चलो प्रिया, अब सोते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और आंखों में नींद भरी है। 2 मिनट भी अगर बैठा रहा तो बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। गुड नाइट स्वीट हार्ट। इतना कहकर अभी चद्दर तान सो गया। प्रिया समझ नहीं पाई अभी इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था। कल तक जो दहेज मांगने पर अपने माँ बाप से इतना अपसेट था, आज वो दहेज के इतने पक्ष में क्यों हो गया। शादी से पहले तो वो मेरे पापा के साथ सहानुभूति दिखा रहा था, आज इतना कैसे बदल गया, जैसे मेरे पापा से उसे मतलब ही ना हो। उसे तो आज पहली रात से भी मतलब नहीं। आज की रात तो नवविवाहित जोड़े के लिए स्पेशल होती है। उसे भी अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बिताकर आया है। मेरी कोई परवाह नहीं है इसे। एक दिन में बदल गया। सोचते हुए उसकी आंखें झरझर बहने लगी। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज गए। प्रिया की आंख खुली नहीं। अपने घर या हॉस्टल में तो 9 बजे उठा करती थी। आदत ही नहीं थी इतनी जल्दी उठने की उसे। उनके रूम का दरवाजा बजाया अभी की मम्मी ने। अभी उठो ना, देखो कौन है दरवाजे पर। कौन इतनी सुबह सुबह नॉक कर रहा है इतनी जोर से। प्रिया नींद में अभी को बोल रही थी, प्रिया प्रिया अभी। अरे सुबह के 6 बज चुके हैं। सूरज सिर पर आ गया। उठना है या नहीं? ये मायका नहीं ससुराल है तुम्हारा। घोड़े बेचकर सोई हो क्या? सासू माँ की कड़क आवाज सुन प्रिया हड़बड़ाकर उठ गई। कपड़े ठीक करते हुए दरवाजे की ओर लपकी। सॉरी मम्मी जी, वो आदत नहीं है ना इतनी सुबह उठने की, तो आंखें नहीं खुली। ठीक है, नहा धोकर आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके पैर छूकर रसोई घर में घुसना। नाक भौं सिकोड़ते हुए रुचि वहां से चली गई। प्रिया की आंखों में गहरी नींद भरी थी। दरवाजे पर माथा लगाए आंख बंद कर वही खड़ी हो गई। उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहां सुबह सुबह उसकी मम्मी प्यार से दूध का गिलास लिए उसे जगाती थी और वो सुबह 9 बजे उठकर पीती। सब कुछ बदल गया अब। माँ को याद कर प्रिया रोने लगी, पर गले लगाकर कोई चुप कराने वाला नहीं था। बाथरूम जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। आज पहली रसोई थी, क्या बनाए क्या ना बनाई, इसी उधेड़-बुन में कपड़े निकालते हुए प्रिया आराम से सोते हुए अभी की ओर देखने लगी। कुछ सोचने लगी, कितनी आराम की होती है लड़कों की नींद। ना कोई चिंता ना फिक्र। पूरी जिंदगी उन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है। शादी के बाद भी उन्हें अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। ना सास ससुर के ताने और ना दहेज की चिंता। बस अपने हिसाब से जीते हैं जिंदगी। सोच की दरिया से बाहर निकलकर उसे याद आया वो लेट हो रही है। जल्दी से वो बाथरूम की ओर भागी। आधे घंटे में बाहर आई। आज उसने चटक लाल साड़ी पहनी थी, जो उसके दूधिया सफ़ेद रंग पर फीकी पड़ रही थी। लाल लिपस्टिक और गालों पर लाली लगाए हुए वो एकदम हूर की परी लग रही थी। गीले बालों में उसने सिर्फ कंघी कर ली। खुद में ही इठलाती हुई अपने आप को निहार रही थी। जल्दी से उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और 3-4 फोटो ली। बाहर जाने से पहले वो चाहती थी कि उसका श्रृंगार पहले उसका पति अभी देखे। ये सोचकर उसने अभी को शरारत से उठाया। मिस्टर अभी जी, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, जरा तारीफ तो कर दीजिए मेरी। शरारती अंदाज में प्रिया अभी के पास बैठ गई। प्रिया, व्हाट इज दिस यार, इतनी सुबह सुबह उठाकर कोई तारीफ करवाता है अपनी। रात को लेट सोया हूँ, इतनी भी फिक्र नहीं तुम्हें। सोने दो मुझे।
प्रिया नाराज होकर चली गई बाहर। हॉल में सास ससुर, बुआ, चाचा चाची बैठे बातें कर रहे थे। प्रिया ने अपनी सास के कहे अनुसार सबके पैर छुए। प्रिया की सास बोली, बहू पहले चाय बना दे सबके लिए। प्रिया किचन की ओर जाते हुए घबरा रही थी। उसने मुश्किल से 3-4 बार चाय बनाई होगी, वो भी 1-2 बार तो बेहद मीठी और एक बार कड़क। शादी के एक दिन पहले मम्मी ने सिखाया था चाय बनाना, पहली रसोई के लिए, पर यूं लग रहा था जैसे एग्जाम से पहले याद किया सिलेबस भूल गई हो। घबराहट में चाय बनाना उसने शुरू किया। अच्छे से चाय, चीनी, दूध, अदरक, इलायची डालकर उसने चाय बना दी। सर्व करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सबको चाय देकर वहीं खड़ी हो गई। चाय का घूंट लेकर सब तारीफों के पुल बांधने लगे, सिवाय उसकी सास के। चाय पीकर बुआ सास उठी और पहली रसोई और मुंह दिखाई के नेग में सोने के झुमके दिए। चाचा चाची ने सोने के कड़े दिए। ससुर और सास ने सोने की चैन नेक के तौर पर दी। ये सब पाकर प्रिया खुश हो रही थी कि उसकी सास ने हाथ में से ये सब छीनते हुए बोली, बहू इनको तो मैं संभाल कर रख देती हूँ, तू नाश्ता बना ले। प्रिया की 1 मिनट की खुशी फिर टेंशन और गुस्से में बदल गई। अनमने मन से किचन की ओर पैर रगड़ते हुए गई। 10 मिनट तो ये सोचने में बिताए कि नाश्ते में बनाए क्या। पोहे उसे अच्छी तरह बनाने आते थे, तो उसने पोहा और दूध बना दिया नाश्ते में। अभी भी जाग गया था। सबको नाश्ता करवा खुद नाश्ता किया। फ्री होकर जैसे ही बैठी तो उसकी सास ने आदेश दिया, दोपहर का खाना तैयार करे। अजीब झमेले में फंस गई हूँ, कहाँ डॉक्टर बनती और नौकर चाकर काम करते और कहाँ गृहिणी बन रसोई में चिपकी हुई हूँ। किस्मत पर रोना आ रहा था। मन में बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। खाना बनाना स्पेशली उसने शादी के लिए ही सीखा था। खाना बनाते समय अभी यहाँ किचन में आया। प्रिया अभी से नाराज थी तो उसने अभी को इग्नोर करने का नाटक किया। अभी ने प्रिया के गले में बाहें डालते हुए पूछा, व्हाट हैपन स्वीट हार्ट, नाराज हो बहुत? अभी प्लीज लीव मी अलोन, खाना बनाने दो मुझे। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन इतना गुस्सा किस बात का है? अभी इरिटेट मत करो, यहाँ से जाओ। अच्छा चलो एक बात तो सुन लो, इस लाल साड़ी में आसमान से उतरी परी लग रही हो और मेरे घर वाले कितने लकी है जो परी के हाथ का खाना खाएंगे। अभी प्रिया के गालों पर चिटकी काटते हुए हंस रहा था। ना चाहते हुए भी प्रिया की हंसी छूट गई। हंसी को दबाते हुए वो इतराते हुए बोली, मुझे मालूम है मस्का क्यों लगा रहे हो। सुबह जो मुझसे बदतमीजी से बात की थी उस गलती को धोने के लिए, है ना प्रिया? आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो कान पकड़ लिया। अभी कान पकड़े हुए बोला, छोड़ो कान, तुम पागल हो क्या? मम्मी जी देख लेगी तो क्या बोलेगी? आते ही बेटे को गुलाम बना लिया। और दोनों हंसने लगे। अरे इतनी खूबसूरत बीबी हो किसी की तो गुलाम बनने में हर्ज ही क्या है? अभी और प्रिया हंसने लगे। तभी अभी की मम्मी रुचि आ गई। कड़क आवाज में बोली, अभी क्या कर रहे हो तुम किचन में? किचन में मर्द का क्या काम? और तुम बहू काम के समय गप्पे लगा रही हो। बाहर तुम्हारे ससुर जी बुआ खाने के इंतजार में बैठे हैं। जी मम्मी जी, बस आधे घंटे में बन जाएगा, प्रिया बोली। अभी भी वहां से चला गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सुनो, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। खाना बनाने के बाद प्रिया ने सबको प्रेम पूर्वक सर्व किया। अगले 2 बजे उसने सारा काम खत्म करके खाना खाया। बुआ, चाचा और चाची सास भी विदा ले रहे थे। तभी चाची प्रिया के पास आई और बोली, देखो प्रिया बहू, अब तुम इस घर और घर वालों को अच्छे से संभालो। किसी को शिकायत का मौका मत देना। अपनी सास ससुर की खूब सेवा करना। और हाँ, अब जो भी है तुम्हारा ही है, तो अपनी सासू माँ को आराम देना। सारा काम अब तुम संभाल लेना, ठीक है ना? जी चाची जी, आप जैसा कहें। सबके जाने के बाद प्रिया ने मन ही मन सोचा, क्यों एक बहू को ही सब जिम्मेदारियां समझाई जाती है? क्यों उसे कहा जाता है सबको संभालो, सारा काम तुम ही करो? क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है परिवार के लिए? क्या परिवार की एक बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उसे खुश रखे, थोड़ी आज़ादी उसे भी मिले। वो अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर एक नए परिवार में आई है। उसे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो वैसा माहौल दे जिससे वो अकेला महसूस ना करे।
सब उसी को हिदायत दे रहे हैं। कोई सास से तो नहीं कहता कि नई बहू आई है, उसको खुश रखना, थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी बांट लेना, उसे माँ बाप का प्यार देना। सच पूछो तो ये दुनिया जालिम है, बस अपने ही नियम कायदे उसूल निर्धारित कर रखे हैं इन्होंने। नई बहू से हर आस लगाए बैठे हैं, पर उसकी इच्छा का क्या कोई नहीं जानना चाहता। तभी अभी और सास ससुर आ गए। सबको स्टेशन छोड़कर सब बैठकर बातें करने लगे। प्रिया को सख्त मनाही थी ससुर के सामने बोलने की। वो तो एक कोने में चुपचाप बैठे उनकी बातें सुन रही थी। डोरबेल बजी। प्रिया के पापा और भाई प्रिया से मिलने आए थे। उन दोनों को देखकर प्रिया मानो रेगिस्तान में मुरझाए फूल को मिले पानी से खिल गई। शाम को वे लोग चले गए। अभी ने उदास प्रिया को देखकर उसका मन बहलाने के लिए उसे छत पर ले गया। वहां दोनों ने खूब हंसी मजाक और बातें की। प्रिया भी खुश हो गई। अगले दिन उन सबको एक गुड न्यूज़ मिली। अभी की जॉब एक नामी हॉस्पिटल में लग गई। वो डॉक्टर बन गया। सब बहुत खुश थे। अभी कहता है, प्रिया तुम ही मेरी लकी चार्म हो, तुम्हारे आते ही मैं डॉक्टर बन गया। अब तो प्रिया की सासू माँ प्रिया को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगी। हर रोज जब वे दोनों अकेली होती तो यही सुनाती। लाइन लगी हुई थी मेरे अभी के लिए तो लड़की के साथ साथ भर भर के दहेज दे रहे थे, रुपए पैसे गाड़ी गहने। लेकिन मेरे अभी ने तो किस्मत ही फोड़ ली जो गरीब घर से लड़की ले आया। ये सुनकर प्रिया का खून खोलता, पर वो ये ताने चुपचाप सहती रहती। कभी कभी जब सास ज्यादा ही ताने मारती तो प्रिया सह नहीं पाती और गुस्सा अभी पर उतारती। लेकिन अभी अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। रुचि अब प्रिया के हर काम में नाक नुक्स निकालती, उसे हर वक्त ताने देना, जलील करना, अभी और सौरभ से शिकायतें करना, और तो और उसके मायके जाने और मायके वालों से मिलना बंद कर दिया। कोई भी उसके मायके से मिलने आता तो उसे साफ कहती, प्रिया हमारे यहाँ खुश है, बार बार मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार की शिकायतों से अभी भी तंग आ चुका था। वो प्रिया पर गुस्सा करता, नाराज रहने लगा। प्रिया खुद को अकेला महसूस करने लगी। सुबह अभी और उसके ससुर तो चले जाते थे और अकेले सास के साथ उसे डर लगता था। सास उसे कभी प्यार से बात नहीं करती थी, ना उसे कहीं आने जाने देती, ना किसी से बात करने देती। प्रिया घुट गई थी इस माहौल में, एकदम चिड़चिड़ी सी रहने लगी। अपने सास ससुर से डरी सहमी उनके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया बन गई। कहाँ वो चंचल सी होशियार और डॉक्टर बनने का सपना आंखों में संजोए हुए हर वक्त खिलखिलाने वाली प्रिया आज एक मोम की गुड़िया बन गई थी। उसकी सबसे बड़ी गलती अविनाश से शादी करना साबित हुई, जिसके साथ उसने खुशियां नहीं जीवन भर का गम उधार ले लिया। और उससे भी बड़ी गलती अविनाश ने की। जिस लड़की को प्यार से अपनी दुल्हन बनाकर लाया, उस लड़की के बार बार कहने पर भी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। उसने भी ये नहीं देखा हर पल खिलखिलाने वाली प्रिया अब शांत क्यों रहने लगी है। क्या उसे अपने घर और माँ बाप की याद नहीं आती होगी? कभी तो उनसे मिला लाए, पर वो सिर्फ अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एक दिन अभी और सौरभ तो सुबह ही निकल गए काम पर, और सास भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। प्रिया घर पर अकेली थी। दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया की बचपन की सहेली और उसके साथ MBBS की हुई उसकी सहेली शोभा भी घर पर आई। उसे देख प्रिया के शरीर में जान आई और प्रिया शोभा के गले लग फपक कर खूब रोई। आज काफी दिनों बाद उसे कोई अपना मिला था जिसे गले लगकर वो रो सकती थी। प्रिया, व्हाट्स हैपन विद यू यार? ये क्या हो गया तुझे? क्या हाल बनाया हुआ है तूने खुद का? आंखों के पास काले घेरे और ये बेतरतीब साड़ी, और ये तेरे शरीर को क्या हो गया? तू इतनी कमजोर और पतली क्यों हो गई? ससुराल में कुछ खाती नहीं तू? कोई दुख, कोई परेशानी है क्या तुझे? शोभा प्रिया की हालत देख सकते में आ गई थी। प्रिया और शोभा बचपन से दोनों बहनों की तरह रही थी। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। प्रिया, तू वही कॉलेज वाली मिस ब्यूटी का खिताब जीतने वाली प्रिया है ना? कोई तुझे देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। तुझे हुआ क्या है? तू बता तो सही। और ये तू रो क्यों रही है? जब से मैं आई हूँ। प्रिया लगातार रोई जा रही थी। रोते हुए बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तू पहले ये बता, अभी और तेरे सास ससुर तुझे मारते हैं क्या? देख, अगर ऐसा है तो तू साफ बता दे मुझे।
उस सभी को तो मैं देख लूंगी। तूने लव मैरिज की थी ना उससे, शादी से पहले बड़ा बनता था और अब मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना दिया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर शांति से बैठकर बात करेंगे। नहीं तू बैठ, तू थकी हुई लग रही है, मैं दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ, कहते हुए शोभा किचन की ओर चली गई। शोभा किचन से खुद के लिए और प्रिया के लिए चाय बना लाई। दोनों ने पहले आराम से चाय पी, फिर शोभा बोली, अब बता प्रिया, क्या हुआ है तुझे? तू शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी कैसे कमजोर हो गई? रोती हुई प्रिया ने बताया कैसे उसके ससुराल वालों ने उसके पापा से भर भर के दहेज मांगा। पहले ही दिन से उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसके सास ससुर। ज़्यादा बात करने पर पाबंदी है। दहेज में पापा गाड़ी नहीं दे पाए थे, बस उसी के लिए रोज सुनाती है मेरी सासू माँ। पापा पहले ही बहुत कर्ज में डूब चुके हैं, गाड़ी का खर्च और नहीं उठा सकते। सास और ससुर कहते हैं कि मेरे पापा ने उनके साथ धोखा किया है। सास कहती है कि तेरे से भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर हमारी किस्मत फूटी थी जो तू आई इस घर में। मैंने जी जान झोंक दी सबको खुश रखने के लिए, पर फिर भी बदले में गालियां सुनने को मिलती है। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की ताकि मैं अच्छी डॉक्टर बन सकूं, पर सास घर से बाहर पैर तक नहीं रखने देती, मेरे घर वालों से मिलने तक नहीं देती। वो तो तू आज अच्छे समय पर आ गई, वरना तुझे मेरी शक्ल तक ना देखने देती। मेरा फोन भी ले लिया सास ने। इन सब में ससुर की भी बराबर भागीदारी होती है। तू ही बता, इस चार दीवारी में बिना माँ बाप को देखे, बिना मिले किसी के प्यार के मीठे बोल की भूखी हूँ मैं। कैसे वो प्रिया बन जाऊं? खाने तक में उनका आदेश चलता है, मैं क्या खाऊं क्या नहीं। तू ही बता शोभा, मैं क्या करूं? कैसे इस कैद से आज़ाद हो जाऊं? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे माँ पापा के पास जाना है, उनकी गोद में छुप जाना चाहती हूँ। वो जगह सबसे सुरक्षित है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी एक दिन, कहती हुई प्रिया जोर से रोने लगी। शोभा प्रिया के आंसू पोंछते हुए खुद भी रोने लगी। प्रिया बच्चा, इन सब में तेरा वो पति, वो कुछ नहीं कहता तेरी ये हालत देखकर? अभी प्रिया गुस्से में मुंह बनाती हुई बोली, उसे मेरी ये हालत दिखेगी तब ना। अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, कुछ कहती हूँ तो चिल्लाता है, कहता है क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ कितना चाहती है फिर भी शिकायतें करती हो तुम। मैंने एक दिन कहा कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पापा ने इतने पैसे खर्च किए हैं मुझ पर डॉक्टर बनने के लिए, तो बोलता है हमारी घर की बहुएं ये काम नहीं करती, और तेरे पापा के पास इतने ही पैसे हैं तो वो मुझे गाड़ी क्यों नहीं दे देते ताकि सब खुश रहे। शोभा, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसे लड़के से प्यार कर उससे शादी की, जो सिर्फ पैसा देखता है, लालची है अपनी माँ की तरह। शादी बाद वो बिल्कुल बदल गया। ओ माय गॉड, तुझे इतना सब कुछ सहना पड़ता है, और वो ढोंगी अविनाश ऐसा निकलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नो प्रिया, नाउ इनफ, तू अब ये नहीं सहेगी। मैं बात करूंगी उस ढोंगी अविनाश से। नहीं शोभा, ऐसा करके तू मुझे और मुसीबत में डालेगी। मेरा कमरे से बाहर निकलना, अकेले रहना बंद हो जाएगा। तू ऐसा कुछ मत करना। तो प्रिया, तू ये सब कब तक सहेगी? कब तक सब ऐसा ही चलेगा? तू पढ़ी लिखी है और घरेलू हिंसा क्राइम है। तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे सहेगी तो औरों का क्या होगा? वो सब ठीक है शोभा, लेकिन तू ही बता, अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ इन सब लोगों के खिलाफ तो कुछ दिन ये जेल में रहेंगे और बाद में पैसों के दम पर छूट जाएंगे। बाहर आकर इन्होंने मुझसे बदला लिया तो, और अगर तलाक दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? पापा पहले ही कर्ज के तले दबे हैं मेरी वजह से। आगे उन्हें 2 बेटियों की पढ़ाई और शादी करनी है। एक बेटा है, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है, उसकी शादी। और फिर ऐसे हालात में अगर मैं जाऊंगी उनके पास बोझ बनकर तो वो मर जाएंगे। और कहाँ जाऊंगी तू ही बता। मेरी जगह खुद को रख के देख, जैसा भी है चलने दो। क्या पता कब शांति मिल जाए, कब सब सही हो जाए। मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ेगा। गहरी चुप्पी के बाद शोभा बोली, प्रिया, तेरी MBBS की डिग्री और बाकी डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दे। पर तू इनका क्या करेगी शोभा? तू ला तो सही, ज़्यादा सवाल ना कर। ठीक है, मैं लाती हूँ। ये लो सब डॉक्यूमेंट्स और डिग्री। चल प्रिया, मैं चलती हूँ। तेरी सास भी आने वाली होगी, तुझे मेरे साथ देखकर बाद में तुझे परेशानी होगी। हाँ शोभा, अब आने ही वाली होगी। तू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत दिनों बाद किसी अपने को देखकर इतना सुकून मिला, क्या बताऊँ। प्रिया, तू ये फ़ोन रख
और हाँ, इसको छुपा कर रखना, सबकी नज़रों से बचाकर। जब भी तू अकेले हो मुझे मैसेज कर लेना, और अपने घर पर भी, जिससे तू सबके टच में रहेगी और तुझे अच्छा लगेगा, वरना घुट घुट कर तू पागल हो जाएगी। ये फ़ोन तेरे साथ रहेगा तो तू बाहर की दुनिया और सबको देख पाएगी। शोभा, ये तो तेरा मोबाइल है और इतना महंगा मैं कैसे रखूं? अगर घर में किसी ने देख लिया तो शक करेंगे, हो सकता है मुझे मार भी पड़े। ना बाबा, शोभा तू इसे ले जा। प्रिया, तेरी इसी डर की वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। भोली नहीं, चालाक बन। इस फ़ोन को छुपा कर रखना, और अगर किसी दिन कोई देख भी ले तो डरना मत। शेरनी बन, अपने हक के लिए लड़ना। तो डर रही है इसलिए डरा रहे हैं, जवाब देना सीख। उस सास के नाक में दम कर दे ताकि वो भी जाने की कॉलेज की दबंग लड़की से पाला पड़ा है। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। तू ये मत सोच कि तू कमज़ोर है, तेरा क्या होगा। तू पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं भी कमाकर खा सकती है। और अभी जैसों की लाइन लगेगी तेरे लिए तो इशारा तो करे एक बार, तेरे लिए अपनी जान लगा दूंगी। अपने आप को पहचान प्रिया, ऐसे तो तू दलदल में फंसती जाएगी। एक दिन वो तुझे मार देंगे और अभी के लिए कोई और ले आएंगे, फिर क्या होगा तेरे चाहने वाले लोगों का। हिम्मत दिखा प्रिया। ठीक है शोभा, जैसा तू कहे। तू सही कह रही है। शोभा प्रिया में जोश भरकर चली गई। प्रिया ने भी ठान लिया, अब वो दबेगी नहीं किसी से, हिम्मत दिखाएगी। शोभा के जाने के बाद प्रिया उस फोन को साइलेंट मोड पर एक्टिवेट कर देती है और जल्दी से अपनी दराज में छिपा देती है। दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। क्या कर रही थी महारानी, जो इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? टीवी देख रही होगी, तभी इतनी देर लगी दरवाजा खोलने में। रुचि ने आते ही तानों की बरसात कर दी प्रिया पर प्रिया ने ठान लिया था अब वो चुपचाप बेवजह के ताने सुनेगी नहीं, बल्कि शुरुआत करेगी अब से ही उसका जवाब देने की। सो अपनी सास के उन तानों का जवाब देते हुए प्रिया बोली, महारानी हूँ, घर की नौकरानी नहीं हूँ जो इंतजार में बैठी रहूँ कि कब सासू माँ आए और मैं दरवाज़ा खोलूँ। और अगर इतनी ही परेशानी है तो एक काम क्यों नहीं कर लेती, अपने लिए एक पर्सनल नौकरानी रख लो जो आपके हर हुक्म का पालन बिना देरी के कर ले। प्रिया का ये जवाब सुनकर उसकी सास रुचि हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर तो वो प्रिया को देखती ही रही, मन ही मन सोचने लगी कि इसमें अचानक क्या आया कि जो लड़की इतनी जातियां सहने के बाद भी चुप रहती थी, आज अचानक इसको क्या हुआ जो ऐसा जवाब दे रही है। क्या बोल रही हो बहू, ये जवाब देना कहाँ से आया तुम्हें? मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या यहाँ? मुझे किसी का जवाब देने के लिए किसी की सीख की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में मैं एक दबंग लड़की रह चुकी हूँ। यकीन ना आता हो तो अपने बेटे से पूछ लेना। इतने दिन मैं चुप रही, उसका कारण मेरे घर के संस्कार थे, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। बस आपकी इज्जत करने के खातिर मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही। पर अब और नहीं, आप ना तो सम्मान के लायक है और ना ही कोई इज्जत के लायक। अब आप देखिएगा कि जो आपने मेरे साथ किया है वो मैं कैसे सूद समेत वापस करती हूँ आपको। बहू, रुचि तिरमिलाते हुए जोर से चीखी। चेहरा और आंखें एकदम लाल हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बोल क्या रही हो? जरा भी शर्म और लाज बचा है तुम में? आने दो आज सौरभ और रवि को, वहीं देख लेंगे क्या करना है। रुचि प्रिया को डराना चाहती थी। वो सोच रही थी अवि और सौरभ के नाम से प्रिया डर जाएगी और उससे माफ़ी मांगने लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रिया डरने की बजाय एकदम सहज खड़ी मुस्कुरा रही थी। सासू माँ, चीखिए मत, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और गुस्सा भी मत करिए, क्योंकि मैंने जो अभी कहा है एकदम सही कहा है। बहुत हुई आपकी तानाशाही, और हाँ, अभी और पापा जी के नाम से मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। अब देखेगी आप अपनी बहू का नया रूप। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। रुचि अभी भी अवाक खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस डरी सहमी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आज आने दो अभी और सौरभ को, उन दोनों को बताऊंगी, वही निकालेंगे इसकी सारी हिम्मत। रुचि किचन में जाकर पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर पूरी बोतल एक घूंट में पी जाती है। अपने रूम में जाकर लेट जाती है। आंख बंद करती है तो उसे वही दृश्य आंखों के सामने नजर आता है। इधर उधर करवट बदलते वो यही सोचती है कि आखिर इतनी हिम्मत कौन दे गया उसे। इधर प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई बहुत खुश हो रही थी कि आज इसमें इतनी हिम्मत आई
काश वो अपने अंदर बैठी इस दबंग प्रिया को कभी मरने ही ना देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर देर आई दुरुस्त आई, थैंक्स टू शोभा। आज वो ना ही होती तो अपने अंदर की प्रिया को पहचान नहीं पाती, बस वही जातियाँ सहती रहती। शायद ये सब सहते हुए मर भी जाती एक दिन, अपने माँ बाप से भी ना मिल सकती। अब तो मैं वो सब करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, जिस पर इन लोगों ने बेवजह पाबंदी लगाई हुई है। चलो शोभा को मैसेज कर थैंक्स बोल देती हूँ, उसे सब बताऊंगी तो वो खुश हो जाएगी। उसने दराज से फ़ोन निकाला, देखा तो शोभा के कई कॉन्टैक्ट्स के फ़ोन कॉल मैसेज थे। शायद शोभा के पेशेंट्स थे। शोभा के पास दूसरा फ़ोन भी था जिसके नंबर उसने पब्लिक किया हुआ था। जो फ़ोन वो प्रिया को दे गई थी वह अत्यंत ही निजी पेशेंट्स, वो निजी लोगों को दिया हुआ नंबर था। शोभा स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। प्रिया ने जल्दी से फ़ोन निकाला और आज जो बकाया हुआ उसे पूरा टाइप कर लास्ट में एक वार्म थैंक यू भी लिख दिया। शोभा जब इस मैसेज को देखेगी तो खुश हो जाएगी। आज उसकी दोस्त कम बहन ने इतनी हिम्मत दिखा दी। मन ही मन खुश होते हुए वो सोचने लगी कि शाम को अभी और सौरभ को तो मम्मी ज़रूर सब बताएगी और वे दोनों तो मम्मी जी के गुलाम है। अगर ये दाव पलट गया तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उन दोनों को लगे कि मम्मी जी झूठ बोल रही है। मैं सासू माँ को सबक सिखा के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठी बोलना पड़े। वो भी तो याद रखेगी कि किस लड़की से उनका पाला पड़ा है। इतने दिन तो वे सिर्फ मुझे ताने दिया करती थी कि उनकी किस्मत फूटी थी जो मैं इस घर में आई। अब वो सच में ऐसा सोचेगी। जो कुछ मैंने सहा अब वो सहेगी। प्रिया में एक नया जोश भर चुका था। अब वो बिल्कुल बदल गई थी। वही कॉलेज वाली प्रिया बन गई जो अन्याय के खिलाफ थी। सोचते हुए प्रिया की आंख लग गई। शाम के 4 बज गए थे। प्रिया उठी, अपने व सास के लिए चाय बना लाई। उसने देखा उसकी सास अब तक नहीं उठी थी। उसने कमरे के बाहर से ही आवाज लगाई, मम्मी जी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो प्रिया खुद ही कमरे में चली गई। सास अभी तक सो रही थी। प्रिया ने अपनी सास को जगाया, वह चाय दी। रुचि मुंह बनाते हुए कप हाथ में लेती है और प्रिया वहां से चली जाती है। रुचि मन ही मन गुस्से में भरी हुई बस घड़ी देख रही थी कि कब 7 बजे तो सौरभ और अभी घर आई। उन्हें आज बहू की सारी चुगली करनी है। जब वे दोनों प्रिया को डांट लगाएंगे ना तब पता चलेगा जवाब देना क्या होता है। इन सब में रुचि इतना तो भूल ही गई कि शादी के इन 8 महीनों में घर वालों ने प्रिया को कौन सी खुशी दी, वो लास्ट कब हंसी थी, कौन सा ऐसा दिन था जो सिर्फ प्रिया के नाम रहा होगा। कब आखिरी बार उसने अपने माँ बाप को देखा या उनसे बात की। सपनों की उड़ान भरने वाली प्रिया एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, शायद अभी से भी कहीं ज़्यादा शानदार डॉक्टर। उसका ये सपना भी दबा दिया गया। उसके खाने पीने, कपड़े पहनने, कहाँ जाना कहाँ नहीं, यहाँ तक कि फ़ोन तक छीन लिया गया। उसके अंदर की चहकती चुलबुली प्रिया को मारकर एक जिंदा लाश बना दिया जो सिर्फ घर वालों के कहे अनुसार चलती है। खैर 7 बजने वाले थे। इधर रुचि अधीर हो रही थी। वो बार बार घड़ी और दरवाजे को देख रही थी। इधर प्रिया बेचैन थी। वो किचन में अभी और सौरभ के पसंद का खाना बनाने में जुटी हुई थी। 7 बजे से पहले वो खाना बनाकर सारा काम खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी जी पापा और अभी को भड़का सकती थी, जो उसने कहा वो भी कह देती, और अगर ऐसा हो गया तो वो सफाई भी नहीं दे पाएगी। इसलिए उसने जल्दी से काम खत्म किया, डिनर रेडी कर पूरा किचन साफ किया और बाहर बैठक में आकर बैठ गई, जहाँ रुचि बेचैन सी इधर उधर मंडरा रही थी। प्रिया को उसे देख मन ही मन हंसी आ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रुचि ने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर पड़ोस की मिश्रा आंटी थी। उसे देखकर रुचि ने नाक चढ़ा ली। अरे क्या हुआ रुचि, तू क्या मेरा ही इंतजार कर रही थी? हंसते हुए मिश्रा आंटी अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे पीछे रुचि भी मुंह बनाए आकर बैठ गई। झूठी मुस्कान लिए रुचि व मिश्राइन बातें करने लगी। प्रिया 2 कप कॉफी बना लाई। अरे प्रिया बेटी, तुझे अब तक पता है मैं कॉफी पीती हूँ? मैं तो लास्ट बार तुझसे शादी के 10 दिन बाद मिली थी। उस बात को तो 8 महीने गुजर गए। हाँ आंटी जी, मुझे याद है, पर आंटी जी ये तो गलत बात है। आप उस दिन बाद मिलने नहीं आई। हमारा घर कोई इतनी दूर तो है नहीं कि आप आ ना सके। अरे बेटी क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह से शाम तक मेरी 1.5 साल की पोती
पीहू को संभालती हूँ ना। क्यों आंटी जी, आपकी बहू? बेटा वो जॉब करती है कंपनी में, उसे इतना समय कहाँ, फिर भी मेरे लिए घर में इतना सा काम नहीं छोड़ती। सुबह सारा काम खत्म करके जाती है और शाम को लौटकर वही काम करती है। मैं तो कितना समझा चुकी हूँ उसे कि या तो एक नौकरानी रख ले या मुझे करने दे काम, पर मानती ही नहीं। कहती है, मम्मी जी ना तो आपकी उम्र है अब काम करने की, और ना मैं इस घर और आपको किसी नौकरानी के हवाले करूँगी। आज वो जल्दी घर आ गई तो पीहू उसके हवाले कर मैं भी यहाँ मिलने चली आई। अरे वाह, जॉब करती है आपकी बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, पर तूने भी तो डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, पर तू 8 महीने से क्यों घर पर बैठी है? इतने महीनों में तो इतनी अच्छी डॉक्टर बनती। मैं तो तुमसे ही दवाई लेती। मैं रोगों से घिरी हुई रहती हूँ, हर दूसरे दिन दवाई लाती हूँ। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कहते हुए प्रिया वहाँ से जल्दी से उठकर चली गई। मिश्रा आंटी के मुंह से ये सुनकर उसे रोना आने लगा। वो फिर उसी सोच में चली गई कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। इधर मिश्राइन रुचि से कहने लगी, रुचि तेरी बहू तो मेरी बहू से हर मामले में 21 है। सुंदरता, सरलता, गृह लक्ष्मी, पढ़ाई में, संस्कारों में, गुणों में तूने इसका क्या हाल बनाया हुआ है। 8 महीने पहले जब मैंने इसे देखा था तब एकदम परी लगती थी। आज देख रही हूँ तो लग रहा है जैसे इसे एक वक्त का खाना ढंग से नहीं मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है सीमा, सब ठीक ही तो है। तुझे ऐसा लग रहा होगा। क्या कमी है हमारे घर में? खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं है। तू गलत सोच रही है। रुचि नाक सिकुड़ते हुए बोली, देख रुचि, तुझे मैं एक बात बताती हूँ। एक पड़ोसन और उससे कहीं ज़्यादा एक सच्ची दोस्त होने के नाते ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, पर आज तेरी बहू को देखते हुए मुझे कहना पड़ रहा है। मेरी बेटी की शादी को 3 साल हो गए। जब मेरी बहू शादी होकर आई थी तब उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। कोई काम नहीं करती थी, कुछ कहो तो उल्टा भड़क जाती। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी उससे। ना अपने पति को कह पा रही थी और ना अपने बेटे को, पर मैंने कभी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी इससे बात और आगे बढ़ेगी, तमाशा बनेगा। बस यही सोचकर चुप रही, चुपचाप सारा काम करती रही। कभी उसकी बुराई किसी के सामने नहीं की। बस धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया। मैंने उसे नौकरी के लिए प्रेरित किया। इतनी पढ़ाई की, अपने माँ बाप के पैसे लगाए, उसे यूं ही मत जाने दे। बस आज वो नौकरी करती है और घर भी संभालती है। अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मेरे कहने पर अपने माँ बाप को देती है। उन बेचारों की और कोई औलाद नहीं है और ना कमाने का जरिया। बस वे भी खुश और हम भी। मैं तो तुझे बस इतना समझा रही हूँ कि तेरी बहू इतनी गुणवान है, उसे इस तरह ही मत गंवा, उसका साथ दे। तेरे लिए वो इतना धन लाई जितना देने की उसकी बाप की हैसियत भी नहीं थी। आज बिना चू चपट किए वो तेरा घर संभाल रही है। मत भूल, एक दिन तेरा बुढ़ापा आएगा, उसका भी समय आएगा। कहीं वो जो भुगत रही है उससे ज़्यादा तुझे ना भुगतना पड़े। एक दोस्त के नाते समझा रही हूँ, जरा सोचना। मिश्रा आंटी तो इतना कहकर चली गई, पर रुचि सोच में पड़ गई। घड़ी की ओर देखा तो 7:30 बज चुके थे। सौरभ और अभी आने वाले थे। बेल बजी, प्रिया ने दरवाज़ा खोला। सौरभ और अभी थे, दोनों बातें करने और हंसने में मशगूल थे। आज दोनों साथ आए हो और वो भी आधा घंटे लेट। रुचि ने दोनों से पूछा, हाँ मिसेस शर्मा, आज दोनों बाप बेटे चौराहे पर मिल गए थे तो हमारे बेटे ने जिद पकड़ ली, चलो पापा चाय पीते हैं, बहुत दिन हो गए साथ बैठकर होटल में चाय नहीं पी। मैंने इससे बोला भी, क्या तुझे प्रिया के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती क्या? तो कहने लगा, होटल वाली चाय और घर की चाय में अंतर होता है। सौरभ नाटकीय अंदाज में हंसते हुए बोलते जा रहे थे, देख ले प्रिया, अब तू जाने और ये अभी जाने। इधर एक होठ को दांतों में दबाए अभी अपने पापा की ओर देखकर हंसता जा रहा था। अच्छा पापा, मैंने बोला था होटल में चाय पीने के लिए, मैंने तो उल्टा ये बोला था कि चलो घर पर पियेंगे प्रिया के हाथ की बनी चाय। पर पापा कहने लगे, घर पर तो रोज ही पीते हैं, आज होटल वाली पियेंगे। अरे यार अभी तू कितना झूठ बोलना सीख गया शादी के बाद। देख रही हो ना मिसेस शर्मा, कैसे झूठ बोल रहा है ये लड़का। शादी के बाद कितना बदल गया ये। पापा आप कितने झूठ बोल रहे हो। अरे चलो चलो प्रिया बेटा, खाना लगा दो, जोरों की भूख लगी है।
तब तक मैं नहा आता हूँ। यह लड़का तो ऐसे ही झूठ बोलता है। दोनों को मस्ती मजाक करते देख प्रिया को बहुत हंसी आ रही थी। हाँ पापा जी, और अभी आप नहाओ, तब तक मैं खाना सर्व करती हूँ। अभी और सौरभ नहाने चले गए और प्रिया किचन में चली गई। पर रुचि इसी कश्मकश में थी कि वो सुबह वाली बात इन दोनों को कहे या नहीं। अभी मिसराइन जो बात बोलकर गई थी वो भी सही है, लेकिन अगर मैं इस कल की आई हुई लड़की से डर जाऊंगी तो ये तो मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी आवाज आई, मम्मी जी खाना लग गया, आ जाओ। सब खाना खाने लगे। सौरभ ने खाना खाते ही कहा, अरे आज तो मेरा और अभी का फेवरेट खाना बना है, क्या खास बात है आज? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। मॉम, आज आप इतनी चुप क्यों है? क्या हुआ? कोई टेंशन, कोई परेशानी? अभी ने रुचि से पूछा। प्रिया की धड़कन तेज हो गई। मन ही मन सोचने लगी, अब तो मम्मी जी सब बातें उगल देगी। मैं क्या जवाब दूंगी? इतना खुशनुमा माहौल अभी खतरनाक बन जाएगा। सोचते हुए वो चुपचाप खाते जा रही थी। क्या हुआ मिसेस शर्मा? मिसराइन, ठुकराइन या चौधराइन से किटी पार्टी में झगड़ा कर लिया क्या? सौरभ ने चुटकी लेते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज थोड़ा सिर में दर्द है। तो मोम, आप खाना खाकर दवाई लेकर सोना। हाँ बेटा। मम्मी जी आप खाना खा लो, मैं आपका सिर दबा दूंगी। तू तो किसी दिन गला दबाएगी, रुचि ने मन ही मन सोचा। ये मम्मी जी ने बताया क्यों नहीं? ये तो सबसे पहले बोलती। कोई ना कोई बात तो जरूर है। बिना मुझे डांट पड़वाए इनको चैन नहीं पड़ सकता। क्या बात हो सकती है? कहीं मेरी धमकी से डर तो नहीं गई? सोचते हुए हंसने लगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझसे डर जाए, पर क्या बात हो सकती है? खैर कोई भी हो, जाने दो, मुझे क्या। सब खाना खत्म करके सोने चले गए। प्रिया भी बर्तन साफ करके सोने चली गई। अभी से बातें करते करते 11 बज गए। अभी सो गया, पर प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी उसने आज सही किया या गलत। उसे अपनी सास से इस तरह बात करना नहीं चाहिए था, पर उसकी क्या गलती? सास ने मजबूर किया था इस तरह से बात करने के लिए। न जाने सोचते हुए कब नींद आ गई। सुबह उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी किया। अभी वह ससुर का टिफिन पैक कर दिया। दोनों के ऑफिस जाने के बाद वो कमरे में चली गई। उसे शोभा के मैसेज का इंतजार था। फोन में काफ़ी मैसेज आए हुए थे। जल्दी से उसने शोभा का मैसेज खोला। लिखा था, ओ माय डियर, बहुत अच्छा किया तुमने। डरना घबराना नहीं किसी से। कैसी भी परिस्थिति आए अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना, तभी तुम खुश रह पाओगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बच्चा। और कुछ इमोजी भेजे थे उसने। प्रिया मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने घर पर कॉल किया। सबसे काफ़ी देर बातें की। सब भी प्रिया से इतनी देर बात कर खूब खुश हो गए। प्रिया ने उनको भी सारी बात बताई। वे भी प्रिया की बहादुरी की बातें सुनकर खुश हुए। प्रिया की लाइफ बदल रही थी। इधर रुचि मन ही मन आग लिए बैठी थी। वो प्रिया को सबक सिखाना चाहती थी, पर कैसे? ऐसा क्या करे कि प्रिया को सबक मिल जाए? इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी रुचि। पर प्रिया इन सब से बेखबर अपनी ही मस्ती में मस्त थी। 3 दिन बाद सुबह करीब 11 बजे के आसपास प्रिया अपने रूम में लेटी हुई थी और रुचि भी अपने रूम में थी। किसी ने जोर से दरवाजे की बेल बजाई। प्रिया ने उठकर दरवाजा खोला। नज़ारा देख हक्की बक्की रह गई। बाहर दरवाजे पर शोभा अभी और उसके कुछ क्लासमेट्स थे। उन्हें देखकर प्रिया सरप्राइज रह गई। सभी क्लासमेट्स के हाथों में कुछ न कुछ गिफ्ट्स थे और अभी शोभा भी गिफ्ट्स हाथों में लिए उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है गाइस, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये प्रेजेंट्स किस लिए? और ये सब एक साथ, शोभा, अभी, रिया, पुनीत और बाकी सब। गाइस क्या बात है, कोई बताएगा? अरे मिसेस प्रिया शर्मा, हम लोगों को अंदर आने दोगी या नहीं? बाहर से ही सब बातें पूछ लोगी? प्रिया के एक दोस्त विकी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, अंदर आओ। सब लोग अंदर आते हैं जोर से चिल्लाने लगे और सबने प्रिया पर फूलों की बरसात की। प्रिया तो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इतना शोर सुनकर रुचि भी बाहर आ गई। सबको देखकर वो चौंक सी गई। उसने भी सबसे पूछा, क्या हुआ? आज क्या खास बात है? सब एक साथ, और अभी तुम इतनी जल्दी कैसे आए हॉस्पिटल से? हाँ मोम, बताता हूँ। इससे पहले कि अभी कुछ बोलता, उसके दोस्त अनिल ने बीच में ही टोक दिया। आंटी जी प्लीज, हम सारा सस्पेंस खोलेंगे। सबसे पहले आप कुछ खाने के लिए ले आइए, चाय, समोसे और कुछ मीठा, क्योंकि चाय नाश्ता करते हुए
खुशखबरी सुनाने का मजा दुगना हो जाता है। अनिल साले, तू नहीं सुधरेगा, अभी भी तुझे खाना ही दिखता है। पेट देख तेरा कितना बाहर आ चुका है। पुनीत ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, इंसान खाने के लिए ही जीता है। खाओ पियो और मौज करो। क्यों आंटी जी, आप खड़े क्यों हैं, आइए। हाँ, अभी लाती हूँ। फीकी हंसी हंसते हुए रुचि प्रिया की तरफ आंखें निकाल रही थी। चलो बहू, थोड़ी मदद कर दो। आंटी जी, प्रिया को रहने दीजिए, आज इसे आराम दीजिए और चाय नाश्ते का इंतजाम प्लीज आप कर दीजिए आज। शोभा ने रुचि के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा। अब तो रुचि का गुस्सा साथ में आसमान पर था, पर गुस्सा अंदर दबाए वो भुनाते हुए किचन की ओर चली गई। वहां बड़बड़ाते हुए चाय नाश्ता रेडी करने लगी। फ्रेंड्स, तुम लोग बताते क्यों नहीं आज क्या खास बात है? ना मेरा आज जन्मदिन है और ना शादी की सालगिरह, फिर ये सब सरप्राइज क्यों? एटलीस्ट अभी तुम तो बता दो। चाय नाश्ता आने दो, अभी सब पता चल जाएगा। चाय नाश्ता लेकर रुचि आ गई थी। सबने इत्मीनान से चाय नाश्ता खत्म किया, फिर अभी खड़ा हुआ। सो गाइस, ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं अविनाश जो बताने जा रहा हूँ कि मिसेज प्रिया अविनाश शर्मा का हमारे शहर के नामी हॉस्पिटल में उनकी डिग्री और अच्छी परफॉर्मेंस के बदौलत सिलेक्शन हुआ है और उनका इंटरव्यू है 10 दिन बाद। बड़े डॉक्टर उनका इंटरव्यू लेंगे एवं उनके निर्देशन में ही आप अस्पताल में एज ए डॉक्टर नियुक्ति की जाएंगी। व्हाट, आई कांट बिलीव दिस। अभी मुझे संभालो, मैं बेहोश हो रही हूँ। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे संभव हो सकता था। मुझे पीजी किए कितने महीने हो चुके हैं, फिर अब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब शोभा के कारण पॉसिबल हुआ है, तुम उसी से पूछो। प्रिया डार्लिंग, मेरे पास तेरे सब डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ बड़े डॉक्टर से मेरी पहचान है। मैंने उन्हें बताया कि एक होनहार भावी डॉक्टर अपना करियर यूं ही तबाह कर रही है, तो बस उन्होंने ही तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है। अब अपना करियर तबाह मत करो, एक हाउस वाइफ बनकर बाहर निकलो और देखो, दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। प्रिया को सब समझा रहे थे और उसमें भी जोश भर चुका था। इधर रुचि मन ही मन कुड़ने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अरे आंटी जी, आप चुप क्यों खड़ी है? आप कुछ नहीं कहेगी इसे इतने बड़ी खुशी के मौके पर? रिया ने कहा। रिया, तू भी कैसी बातें कर रही है? आंटी जी अपना स्पीच अभी जाया नहीं करेगी। वे जब प्रिया डॉक्टर बन जाएगी तब एक शानदार पार्टी देंगी, तब बोलेगी। क्यों आंटी जी, सही कहा ना? पुनीत ने कहा। हाँ बेटा, पार्टी, हम पार्टी देंगे। जब प्रिया को गिफ्ट्स दिए और काफी देर बातचीत और सब प्रक्रिया समझाने के बाद सब चले गए। रुचि भी रूम में चली गई। अभी और प्रिया एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और अभी ने प्रिया से कहा, आई लव यू प्रिया, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है आज। तुमने आज जो खुशी दी है मैं बयां नहीं कर सकता। तुम जब डॉक्टर बन जाओगी सब सम्मान करेंगे तुम्हारा, मेरा कितना रुतबा होगा ना। अभी, लेकिन क्या मम्मी जी और पापा जी मानेंगे? उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी यार? वे तो उल्टा खुश होंगे, उनकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी ना। चलो मैं चलता हूँ हॉस्पिटल, शाम को रेडी रहना, हम मूवी और डिनर के लिए जा रहे हैं। सी यू सून, बाय। ओके अभी, आई लव यू, बाय। बनावटी मुस्कान लिए प्रिया ने अभी को बाय किया। वो जानती थी अभी झूठ बोल रहा था, क्योंकि एक दिन उसने ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती और आज ये खुश होने का बहाना कर रहा है। वो ये भी जानती है उसे सब डॉक्टर बनने नहीं देंगे, कोई ना कोई नाटक जरूर रचेंगे उसे डॉक्टर बनने से रोकने के लिए। पर अब वो किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। वो अब लड़ेगी अपने सम्मान के लिए। शाम करीब 6 बजे अभी ने फ़ोन किया। लैंडलाइन की घंटी बजी तो रुचि दौड़ते हुए गई और फ़ोन पिक किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मॉम, मैं अभी बोल रहा हूँ। प्रिया कहाँ है? किचन में है, डिनर रेडी कर रही है। अरे मैंने उसको बोला था ना रेडी रहना, शाम को मूवी और डिनर जाएंगे। आप बात कराओ मेरी उससे। 1 मिनट बेटा, किससे पूछकर तुमने मूवी और डिनर का प्लान बनाया है? मॉम, इसमें पूछना क्या है? आज उसका सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा तो बनता है उसके लिए। बेटा तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। मॉम, आप उसे बोल तो दो रेडी हो जाए। ओके। इतना बोलकर रुचि ने फ़ोन काट दिया। इसका अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लड़की हमारा इस घर में रहना दुर्भर करेगी।
रुचि तिलमिलाई हुई किचन की ओर लपकी। कहाँ जाने की तैयारी की जा रही है आज मैडम? रुचि गुस्से में बोली। कहीं भी तो नहीं मम्मी जी। अब ज़्यादा भोली भी मत बन। फिल्म और डिनर के लिए जा रही है ना? मुझसे पूछे बिना प्लान बनाया कैसे तुमने? देखिए मम्मी जी, ना तो ये मेरा प्लान है और ना मैं कहीं जा रही हूँ। ये आपके बेटे ने तय किया है, आप उसी से पूछना। सुन लड़की, तू जो ये डॉक्टर बनने का सपना देख रही है ना, नहीं बन पाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। डॉक्टर तो मैं बनकर रहूँगी, चाहे जो हो जाए। आप चाहे जो कर लीजिए। तू डॉक्टर एक ही शर्त पर बनेगी। अपने बाप को बोल अभी को गाड़ी दे। 6 महीने का समय दिया था और 8 महीने हो गए। मम्मी जी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको गाड़ी ला दूंगी। पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो गाड़ी खरीद के दे सके। जब हैसियत थी ही नहीं तो शादी क्यों की इस बड़े से घर में? सब जानती हूँ मैं तुझे और तेरे बाप को। अमीर लड़का देखा नहीं कि डोरे डाल लिए, और वो तेरा बाप, उसके तो मजे हो गए। लड़की ने अच्छा लड़का फंसा लिया। यही संस्कार देता है तुम सबको। जब पैसे खर्च नहीं कर सकता तो पैदा क्यों करता है? यहाँ मेरे मत्थे मर गया। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुझे इस घर की बहू बनाने की इजाजत दे दी मैंने। कोई और आती तो इस घर को स्वर्ग बना देती। तेरे आने से तो लगता है जैसे नरक बन गया मेरा घर। बस मम्मी जी बस। रोंदे गले से प्रिया बोली। चुप कर, सुनना पड़ेगा तुझे आज। रुचि गुस्से में सुध-बुध खो बैठी और उसने प्रिया के बाल कस के पकड़ लिए। देख लड़की, ज्यादा होशियार मत बन और सुन सच्चाई तेरे घर की। सब मालूम है मुझे। अगर तेरी शादी इस घर में ना हुई होती ना तो तेरा बाप सौदा करता तेरा। देखना तेरी बहनों की शादी भी वो इसी तरह करेगा। कंगला और कर भी क्या सकता है? मेरे अभी पर तो जादू टोना किया होगा ना तूने, तभी तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हारे अलावा। तू क्या समझती है इस घर पर राज करेगी? मेरे रहते तो तू अपनी पसंद का खा पी भी नहीं सकती, तो राज क्या करेगी? उस दिन ऊंची आवाज में बात कर। तू क्या सोची मैं डर जाऊंगी? मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हो? गुस्से में आप आपा खो बैठी हो। आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ। मेरे माँ बाप के लिए एक शब्द भी गलत मत बोलिए। चाहे मुझे 1000 गाली दे दीजिए, मुझे आप घर से निकाल दीजिए, पर उन्हें कुछ मत कहिए। वो देवता है मेरे और मैं उनके लिए एक शब्द नहीं सुन सकती। अरे जा, कंगले की बेटी और गरूर राजकुमारी सा। मेरे ना बोलने से सच्चाई बदल नहीं सकती। इतना कुछ कोई और सहती तो अब तक जहर खाकर मर चुकी होती, पर तू न जाने किस मिट्टी की बनी है। कितना भी टॉर्चर कर लो, मुई मेरे सीने पर बैठी है, मर क्यों नहीं जाती ताकि पीछा छूटे, मैं अभी की दूसरी दुल्हन ला सकूं। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? प्रिया भरे गले से बोल रही थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जैसा कहती है वैसा करती हूँ। जो आप लोगों को पसंद ना हो वो काम भी नहीं करती। 8 महीने हो चुके मुझे मम्मी पापा भाई बहनों से बात करे, फिर भी आप इतना टॉर्चर क्यों करती हैं? सुनना चाहती है ना? मेरी शुरू से इच्छा थी मेरे अभी की शादी में भर भर के दहेज आए, जिसमें सोना चांदी के जेवरात, लग्जरी गाड़ी, महंगा फर्नीचर आए। मैंने अभी के लिए लड़की पसंद कर ली थी, एक अमीर घर की लड़की जो मेरे हिसाब से चलती, क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। पर उसने तुझे पसंद किया। तुमसे तो मुझे उस दिन से नफरत है जब से तुम इस घर में आई हो। मेरा सुख चैन सब छीन लिया तुमने। तेरे बाप ने वादा किया था ना गाड़ी देने का, वो तो अब तक पूरा नहीं किया उसने। धोखेबाज खानदान के लोग हो तुम। मम्मी जी, सिर्फ एक गाड़ी के लिए आप इतना कुछ सुनाती है, मेरे साथ इतना भद्दा सलूक करती है। ए लड़की, सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। सब सहेलियां और समाज के सामने मेरी इज्जत गई है तुम्हारी वजह से। वो सब वापस तभी आएगी जब दहेज पूरा होगा। मेरी सहेलियां तो आज तक भी मजाक बनाती है मेरा, कहती है तेरा तो टेस्ट ही खराब है जो इस गरीब लड़की को ब्याह कर लाई है। एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगती है अभी के लिए। किटी पार्टी में मजाक बनता है तो चोट लगती है यहाँ मेरे दिल में। पर तुम क्या समझोगी ये किटी पार्टी क्या होती है, सोसाइटी में इज्जत क्या होती है? हूँ कहकर रुचि बाहर चली गई। रुचि तो बाहर चली गई, पर प्रिया वहीं बैठी बैठी रोने लगी। बेसुध हो चुकी थी वो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। गैस पर रखी सब्जी और दाल भी जल गई, पर प्रिया को कुछ होश न था। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी।
प्रिया बदहवसी बैठी थी। आखिरी रिंग में उसने फ़ोन उठाया। अभी था फ़ोन पर। हेलो जानू, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, हम आज नहीं जा पाएंगे, एक बहुत ही क्रिटिकल केस आ गया। हम कल जाएंगे पक्का, मैं शाम को भी लेट आऊँगा। ओके पीहू, तुम सुन रही हो ना? प्रिया ने बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया। बाल बिखरे हुए, कपड़े भी बेतरतीब हो चुके थे, लाल आंखें और उनमें से गिरते आंसू। बेहोशी की सी हालत में प्रिया किचन में गई, गैस बंद किया और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बेसुध पड़ी रही, फिर होश आया तो आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया? जिससे प्यार किया उससे शादी की। सोचा था जीवन की सारी खुशियां मिलेगी। जिससे शादी करने जा रही हूँ वो मान सम्मान, इज्जत और प्यार देगा। जिस घर में जाऊंगी वहाँ मुझे माँ स्वरूप सास मिलेगी, पिता स्वरूप ससुर होगा। सब मुझे पलकों पर बिठाकर रखेंगे। अगर कभी कुछ गलती हो जाएगी तो सास मुझे अपनी बेटी मानकर माफ़ करेगी। अगर कभी डांट भी देती तो ससुर मेरा पक्ष लेंगे और सास को समझा देंगे। वो पति होगा जो मेरा हल्का सा रो देने पर मुझे चुप करवाएगा, मुझे हंसाएगा, मेरे आंसू पोंछेगा। वो घर वालों की याद आने पर मुझे मिलवा लाएगा, मेरे नखरे उठाएगा, मेरी हर जिद पूरी करेगा, मेरे सपने पूरे करने के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मुझे अपने साथ सुबह अस्पताल लेकर जाएगा। मैं थक कर जब घर आऊंगी तो सासू माँ खाना तैयार करेगी। मैं लड़ जाऊंगी उनसे और कहूँगी, मम्मी आप भी ना, अब आपकी उम्र नहीं है खाना बनाने की, आप आराम करो, मैं सब काम करूँगी। इस पर आप मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहेंगी, मेरी बेटी कितना काम करेगी, पूरी दुनिया की खुशियाँ मेरे कदमों में होगी, मैं सबसे खुश नसीब लड़की रहूँगी। सब जलेंगी मुझे देखकर, मेरे मम्मी पापा तो फूले नहीं समाएंगे। मुझे इतना खुश देखकर मुझसे मिलने आएंगे, हमेशा बस मुझे खुश देखने के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। दुनिया भर के गम लिख दिए भगवान ने मेरी किस्मत में। सास ससुर का दिया दुख तो हंसकर सह लेती, पर जिससे प्यार कर, जिसके भरोसे यहाँ आई, उसी ने छोड़ दिया मुझे इस हाल में। आज अगर लड़ूं भी मैं सास ससुर से तो किसके सहारे? पति तो अपना होकर भी पराया सा लगता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने, कभी बैठकर ये तक नहीं पूछा तू खुश है या नहीं, तू इतनी कमजोर क्यों है, तू इतनी चुप सी क्यों है। पहले तो बहुत हंसती खिलखिलाती थी, अब इतनी उदास क्यों है। मुझे नहीं चाहिए वो गाड़ी जो तेरे घर की खुशियाँ छीन के मुझे मिले। तेरा घर भी तो थोड़ा मेरा है, तेरे दुख दर्द भी तो मेरे हैं, पर नहीं, वो तो बस अपनी माँ के अपराधों में शामिल है। मैं अकेली किस किस से लड़ूं, थक चुकी हूँ, अब नहीं सहा जाता। तलाक भी दे दूं तो जाऊंगी कहाँ, माँ बाप पर बोझ कैसे बनूं, पहले उन्हें मैं तोड़ चुकी हूँ इतना दहेज लाकर। अब इस हाल में जाऊंगी तो वो मर जाएंगे और पूरा लालछन मुझ पर लगेगा। मेरे भाई बहनों का क्या होगा? नहीं, मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद नहीं कर सकती। पर मैं करूं क्या? ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। कुछ सोचकर उसने कागज और पेन उठाया और लिख दिया उसने जो कुछ सहा इन 8-9 महीनों में। रोते हुए उसने अभी को फ़ोन लगाया। 2 बार कॉल करने पर उसने फ़ोन उठाया। हाँ प्रिया बोलो, क्या बात है? मैं बिजी हूँ, जो कहना है जल्दी कहो, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। हमेशा तुम बिजी ही रहे हो ना अविनाश, कम से कम आज मेरी बात आराम से सुन लो। कसम से फिर कभी परेशान नहीं करूँगी तुम्हें। अविनाश, तुम मुझे इस नाम से तो कभी नहीं बुलाती। व्हाट हैपन पीहू, कुछ गलत हुआ है क्या? गलती तो हो रहा है 8-9 महीने से मेरे साथ, पर छोड़ो ना अविनाश, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे बारे में जानने का। शॉर्ट में कहती हूँ अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। मैं कभी गलत नहीं थी अविनाश, मैं गरीब घर से हूँ, मेरी यही गलती थी। मैंने तुमसे प्यार किया, यही गलती थी। मैंने तुमसे शादी की, यही गलती थी। अविनाश, मैं जा रही हूँ तुम लोगों की ज़िंदगी से, अब कभी परेशान नहीं करूँगी। और तुम मेरे बाद ऐसी लड़की से शादी करना जो तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप को खुश कर सके, जो तुम्हारे लिए गाड़ी ला सके, तुम्हारी माँ के इशारों पर नाच सके। बाय अभी, लास्ट टाइम, आई लव यू। प्रिया ने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। प्रिया, हेलो प्रिया, तुम गलत कदम मत उठाना, मैं आ रहा हूँ मैं पीहू।
बदहवास दौड़ता हुआ अविनाश तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड से घर के लिए निकला। वो कांप रहा था। इधर वो फोन पर फोन करता रहा प्रिया को, अपने माँ बाप और पड़ोसियों को, ताकि कोई तो प्रिया को रोक सके। पर किसी का फोन लग नहीं रहा था और प्रिया फोन नहीं उठा रही थी। 20 मिनट में वो घर पहुंचा। जब वो अंदर गया तो नज़ारा देख बेहोश हो गया। इतने में उसकी मम्मी पापा भी आ गए। ये सब देख सिर पकड़कर बैठ गई। प्रिया पंखे के फंदे से झूली हुई थी। मर चुकी थी प्रिया। ख़त्म कर लिया उसने अपने आप को। पुलिस आई और सुसाइड नोट के आधार पर प्रिया के सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। अविनाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुसाइड नोट के आधार पर उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रिया के माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पर अपने परिवार के लिए सब सहन कर गए। प्रिया जाते जाते एक संदेश दे गई, दोस्तों, दहेज नामक जहर आज भी समाज में कायम है, जो कई जिंदगी तबाह कर रहा है। परिवार और उन लड़कियों की जो ये सब सहती है, दोस्तों, विरोध करो इस दहेज रूपी दैत्य का, वरना न जाने कितनी जाने जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।